सुप्रीम कोर्ट में समाज से मुताल्लिक पिछले कुछ देर में जो रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस समेत दीगर जज साहिबान के दलाइल में क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में उन्होंने बात की। बहुत ही अहम बातें कही गई हैं इस वक्त समात में और ये मुश्किल है इस बात का अभी फैसला होना कि क्या होगा आगे इस समात के बाद, चूँकि कुछ बातें चीफ जस्टिस की तरफ से ऐसी कही गई है जो कि ज़्यादा ताख़ीर पर मबनी काम हो सकता है और उन्होंने सितंबर का हवाला भी दिया है। लेकिन जो दलाइल दिए गए हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से उनकी तफसील इस वक्त जियो न्यूज़ पर आपके सामने है। इस पर चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान के रिमार्क्स क्या हैं ये भी आपके सामने है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है, अदम इस्तेहकाम की वजह से है। हम सीनियर सहाफ़ियों तजकारों से बात करेंगे इस ताज़ा तरीन समात में सामने आने वाले नुक्तों पर। सीनियर एंकर पर्सन तजकार शाज़िब खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। अब शाज़िब साहब, अब सलाहुद्दीन साहब ने तो वो मामला बिलाखिर रख दिया सामने जिस पर शायद शुरू ही से बात नहीं हो पाई थी कि असल ख़त तो चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से लिखा गया था मुस्लिम लीग काफ के पार्टी सरबराह की हैसियत से, तो वही बात अब इस समात में हुई है। लेकिन फिर वो सब बातें भी आ ही गई समात में जिसका आप तस्करा कर रहे थे कि मुल्क में मईशत का इस वक्त बुरा हाल है, गैर यकीनी की सूरत हाल है जो कि और मज़ीद नुकसान पहुँचा सकती है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल है, मगर अब ज़ाहिर है जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और अदालत भी कह रही है अदम इस्तेहकाम की वजह से इस वक्त ये हाल है, मगर जो अदम इस्तेहकाम में अदालती फ़ैसलों का जुनैद बहुत बड़ा किरदार है। अनफॉर्चुनेटली इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता है। आज रिमार्क्स ये सामने आए कि आप उस वक्त तो खुशियाँ मना रहे थे जब हमने 5 रुकनी बेंच ने मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा था। एक तो मज़े के साथ जज साहिबान ने नहीं भेजा था, अदालत पार्लियामान के अंदर एक नो कॉन्फिडेंस मूव आई थी, डिप्टी स्पीकर ने वो नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं होने दी थी और वज़ीर आज़म ने अपने समेत पूरी पार्लियामान को घर भेज दिया था और इलेक्शन की बात हो रही थी अगर, और उसके बाद अदालत के सामने फैसला ये था कि सिर्फ वज़ीर आज़म के लिए अदम एतमाद होनी चाहिए या बाकी असम्बलियाँ भी तहलील करके जो सारा का सारा फैसला कर दिया डिप्टी स्पीकर ने वो रिवर्स करना है। तो उन्होंने पार्लियामान को डिज़ोल्व कर दिया था, उस फैसले को रिवर्स करके उसी जगह पर पोजीशन पर लेके गए थे जहाँ पर अदम एतमाद हो सकती थी। तो अदालत ने नहीं इमरान खान साहब को घर भेजा था, पार्लियामान ने इमरान खान साहब को घर भेजा था। अदालत ने 2017 में एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा था अपने बच्चों से सैलरी ना लेने की बुनियाद पर, और इस बुनियाद पर कि 2013 में जब आपने रिटर्न फाइल किए थे तो ये रिसीवेबल सैलरी थी और आपने इस रिसीवेबल सैलरी को डिक्लेयर नहीं किया था। हालांकि वो कंपनी 2014 में बंद हो गई थी, फिर भी 2017 में अदालत ने फैसला दिया कि वो रिसीवेबल सैलरी थी जो आपने नहीं ली थी। तो उस एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा था और 2017 से ये मुल्क अदम इस्तेहकाम ही का शिकार है। इस मुल्क की मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार है और अदालती फैसले इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इदारों की मुदाखलत और अदालती फैसले इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन दोनों की उससे बड़ी जिम्मा नहीं हो सकते हैं अदालती फैसले के सारा का सारा मामला हो। अब ये जो बात हो रही है, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ मारूफ वकील हामिद खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम कुछ इस बारे में सवाल कर लेते हैं। हामिद खान साहब, जो इस वक्त समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट में, सभी तरफ से मुतालबा है, अक्सरियत जो वकला की मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान में मुतालबा कर रही है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन इस पर कानूनी दलाइल तलब किए गए हैं और अब तक ये समाअत जारी है। ठीक है, समाअत पहले खत्म हो जाए फिर इसके बाद कुछ सवाल करने चाहिए या इसका कुछ उसके बारे में बात की जानी चाहिए। जी हामिद साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त इतने दलाइल मौजूद हैं, ऐसी सूरत हाल वाकई मौजूद है कि फुल बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए है इस सारे मामले को हल करने के लिए, इसका फैसला सुनाने के लिए? मैं नहीं समझता कि फुल कोर्ट का ये केस बनता है। इसमें पिछले एक फैसले की तशरीह करने की बात है और वो फैसला 5 जजेस के बेंच ने किया है, तो ज्यादा 5 जजेस का बेंच बनता है, उससे ज्यादा का बनाने का कोई जवाब नहीं बनता। और हामिद खान साहब, एक और जो दूसरा मामला है वो ये कि 63A का रिव्यू अदालत में मौजूद है जिसमें अदालत ने जो वोट हैं वो शुमार ही नहीं किए जाएंगे वो फैसला दे दिया था, जिसमें कानूनी राय ये भी आई कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, मगर अदालत ने ये फैसला दे दिया क्योंकि उसका भी अदालत फिर फैसला करे क्योंकि सारे मामले आपस में जुड़े हुए हैं। फिर जो इलेक्शन कमीशन ने पार्टी हेड की इंस्ट्रक्शंस पर 25 MPs को डी सीट किया, उसको भी अदालत साथ सुने, उनकी भी अपीलें मौजूद हैं कि ये सदा की जा रही कि सारे के सारे फैसले मुंसलिक हैं इस एक से। देखिए ना, वो बात कर रहे हैं वो जो नजरसानी वाली दरखास्त की, तो वो भी इसके साथ सुनी जा सकती है और बल्कि सुन ले, उसमें ही 5 जज ही बैठे थे, उससे ज्यादा तो उसमें भी नहीं थे।
और सब मगर ये जो अदालत का कहना है कि पार्टी हेड को इख्तियार ना हो, क्योंकि हर पार्टी का जो आइन मौजूद है उसमें ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के आइन में भी पार्टी चेयरमैन के पास इख्तियार है कि वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले करेगा। जो अदालत ने 2017 में नवाज शरीफ साहब को बतौर पार्टी सरबरा डिस्क्वालीफाई किया था, पहले वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे बतौर वज़ीर आज़म, वो भी इस बुनियाद पर किया था कि पार्टी के सरबरा के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं जिसमें से पार्लियामेंट और इंतखाबी अमल में उसका अहम किरदार होता है। तो ये हो सकता है कि पार्टी के सरबरा से सारा इख्तियार लेके पार्लिमानी पार्टी को दे दिया जाए, पार्टी के सरबरा के पास इख्तियार ना हो। देखिए, उस केस का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं। वो तो उन्होंने कहा था कि एक आदमी है जिसको उन्होंने आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया है फॉर लाइफ। अब वो शख्स तो सियासत में वर्चुअली हिस्सा नहीं ले सकता, तो वो कैसे पार्टी का सरबरा हो सकता है? वो तो केस उस नौइयत का था। यहाँ पर तो पार्टी हेड जो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सवाल ये पार्टी हेड का क्या फंक्शन है और पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या फंक्शन है, ये इसमें इस बात पर जजमेंट देनी है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या जो वोटों की डायरेक्शन है कि आपने किसको वोट देने हैं, वो क्या पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी या पार्टी हेड करेगा। तो उसके लिए ये मामला सामने है। और मैं जहां तक समझता हूं कि पहले वाले फैसले में पार्टी हेड की जिक्र है। वैसे भी आर्टिकल 63A पढ़ा जाए तो पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है कि वो डायरेक्शन देगी। तो पार्टी हेड तो बाद में आता है। अगर उस डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी होती है फिर वो मामला पार्टी हेड के पास भेजा जाता है। सब क्योंकि 63A का जो फैसला अदालत ने दिया उसके शुरू में ज़ाहिर लिखा कि जो एक सियासी जमात है उसकी बहुत सेंसिटिविटी होती है और उसके नाम पर ही वोट लिया जाता है। तो वोट फिर जो पार्टी वोट लेती है वो पार्टी हेड का ज़ाहिर तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के नाम पर लेती है, नून लीग नवाज शरीफ साहब के नाम पर लेती है। आपके ख्याल में अगर पार्लिमानी पार्टी हेड की डायरेक्शंस के अलावा भी फैसला कर सकती है और फिर डीसीटिंग नहीं लागू होगी अगर पार्लिमानी पार्टी का फैसला है? देखिए, ये तो फिर एक वाकयाती बात होगी ना कि उनके दरमियान क्या कॉन्फ्लिक्ट था, पहले क्या था। लेकिन यहाँ पर तो पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई फैसला है जो दिखाया जा रहा है, जो पहले का है। पार्टी हेड का तो आखिर में ये मामला आया है कि उसने कोई खत लिखा है। तो मेरे नजदीक यहाँ पर पार्टी हेड का मामला नहीं आता है। यहाँ पार्लियामेंट्री पार्टी का ही फैसला जो है वो ही उसी डायरेक्शन के ऊपर अमल करना उस पार्लियामेंट्री पार्टी के जो मेंबरान का है वोट का, उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन हामिद खान साहब जी, आप वकील भी हैं और आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे हैं, तो इस तमाम सियासत के दौरान क्या ऐसा कोई मौका आया कि पार्लियामानी पार्टी का फैसला अलग हो और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का फैसला कोई और हो, लेकिन पार्लियामानी पार्टी के फैसले को मुकद्दम जाना गया हो, उसको ज़्यादा अहमियत दी गई हो और उसी पर अमल हुआ हो? देखिए, ये जो इशू है अदालत के सामने, हम इस पर क्या सवाइयां ना करें तो बेहतर है अदालत को फैसला करने दें। ये मेरी रीडिंग ये है कि ये दोनों मामलात आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं करते। पार्लियामेंट्री पार्टी का जो फैसला होता है किसी सब्जेक्ट में वोट देने का, उनका पहले होता है और वो डायरेक्शन जारी होती है। उस डायरेक्शन के मुताबिक फैसला अगर अमल दरामद ना किया जाए तो जो ना करें उनके खिलाफ पार्टी हेड जो है फिर एक्शन लेता है। मगर साहब, जो 25 MPs को इलेक्शन कमीशन ने डीसीट किया, उन 25 MPs का ये कहना था कि पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास ही नहीं हुआ और हमें कोई हिदायत ही नहीं दी गई थी। मगर जाहिर है वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इस बात को ज़्यादा वजन दिया कि पार्टी की जो हिदायत थी, और पार्टी की हिदायत ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इसके अलावा मीडिया में मौजूद थी, और जाहिर है वो तो इमरान खान साहब की हिदायत थी पार्टी चेयरमैन की, मगर उनको उसके बावजूद डीसीट किया, जिनकी भी अपील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो फिर क्या वो फैसला पर सवाल नहीं उठ जाएगा? देखिए, ये तो अब अदालत ने ही सारे अपने सामने फैक्ट्स रख के फैसला करना है। हम क्या सलाहियां कर रहे हैं इसमें मैं तो ये समझता हूँ ये मामला कि आया पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या फैसला था, कब उसको कम्युनिकेट किया गया था, किन किन को किया गया था, ये बात। और फिर जब पार्टी हेड ने कब डायरेक्शन वो जारी की, उससे पहले कोई डायरेक्शन थी आखिरी दिन, पहले ये सारी चीजें उसको देखने वाली होंगी। आमिर खान साहब, अदालत में तो समाअत हो ही रही है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं आपके तजर्बे की रोशनी में, पिछले 10-12 साल में किसी भी जमात के बारे में सुना नहीं कि पार्टी हेड, पार्टी चेयरमैन, पार्टी सदर का फैसला कोई और था, उसने कहा कि मैं इस उम्मीदवार को नहीं मानता, लेकिन पार्लियामानी पार्टी ने कहा नहीं, हम पार्लियामानी पार्टी हैं इसलिए हम ये फैसला करेंगे, हम उस उम्मीदवार को मानते हैं। तो अब एक असम्बली तो नहीं है आमिर खान साहब, एक से ज़्यादा असम्बली है, कौमी असम्बली है, पंजाब असम्बली है, सिंध असम्बली है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, बलूचिस्तान असम्बली है, सब जगह पार्लियामानी पार्टी है। तो क्या वो सब इमरान खान साहब के फैसले से अलग फैसला कर सकती है, शहबाज शरीफ साहब के फैसले से अलग फैसले कर सकती है, वो पार्लियामानी पार्टीज क्या?
देखिए, पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसको एक हद तक अहमियत दी है आइन ने कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है ये फैसला करती है इस मामले में। पार्टी हेड का वहां पर नहीं लिखा हुआ जो क्लॉज 1 है, तो लिहाजा हम उसको वहां पार्लियामेंट्री पार्टी पढ़ेंगे, वहां पार्टी हेड नहीं पढ़ेंगे। जहां पार्टी हेड का जिक्र आता है, जहां ये क्वेश्चन अराइज के किसी ने आया जो है उस डायरेक्शन को फॉलो किया कि नहीं, वहां पार्टी हेड का जिक्र आता है। तो अगर हम दोनों चीजों को इकट्ठा पढ़ते हैं तो नजर ये आता है कि पहले शुरू में पार्लियामेंट्री पार्टी का ये मामला है कि वो डायरेक्शन जारी करे, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो तो फिर वो मामला, अगर डी सीट करने का मसला हो, अगर किसी मेंबर को कंप्लेंट हो कि उसको डी सीट किया जाए क्योंकि उसके उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो उस सूरत में पार्टी हेड को ये इख्तियार है और वो भी शो कॉज नोटिस देगा उस मेंबर को, उसको सुनेगा, सुनने के बाद वो फैसला करके रेफर करेगा इलेक्शन कमीशन को। और साहब, और हामिद खान साहब, इस सूरत में अगर ज़ाहिर है ये जो आप बात करें अगर ये फैसला होता है तो जैसे तहरीक साहब आप मौका दीजिएगा। अब हामिद खान साहब से बात कर रहे थे लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ है। शाहिद साहब, फवाद चौधरी साहब की बात आपने सुनी, जिस तरह से वो तनकीद कर रहे हैं दीगर जमातों पे। अप्रैल के महीने में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे उसके बाद तो कोई दिन ऐसा नहीं था जब तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर और इन जज साहिबान पर तनकीद न की गई हो। जी, बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी और कहा जा रहा था कि पार्लियामान में मुदाखलत का इख्तियार दिया किसने है अदालत को कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, उसके ऊपर पार्लियामान में मुदाखलत करे। देखें, जो ये जत्थों वाली बात कर रहे थे, 90 की दिहाई तक जो नून लीग की हिस्ट्री बता रहे थे बिल्कुल ठीक बता रहे थे। 90 की दिहाई में नून लीग का यही एक तारीख माजी है कि वो क्या किया करते थे, किस तरीके से नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी लेने के बावजूद एक अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे। मगर जो हालिया पाकिस्तान की तारीख है उसमें तो जत्थों का जो मामला है वो तहरीक इंसाफ ने शुरू किया है और अदालतें उस पर खामोश रहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस क्राइसिस में जिसमें है। 2014 में इमरान खान साहब ने धरना दिया, उसके बाद पार्लियामेंट पर हमला किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। ऑडियो टेप हम सब ने सुनी है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ इमरान खान साहब की, कि जब पीटीवी पर हमला हो रहा था अदालतें उस वक्त खामोश रहीं। फिर इन केसेस में इमरान खान साहब एब्सकॉन्डर थे मगर मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होते थे, अदालतें उस वक्त भी खामोश रहीं। फिर उनकी इस्तदा पर मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को उन्होंने घर भेज दिया अपने बेटों से सैलरी ना लेने पर। उससे पहले भी हमने देखा है कि अदालतों ने एक प्राइम मिनिस्टर को, इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने यूसुफ गिलानी साहब को भेज दिया था घर। तो अदालतों का ये बहुत ज़्यादा किरदार रहा है और जो जत्थों के जरिए फैसले लेने का सिलसिला है वो तो तहरीक इंसाफ ने शुरू किया है। 2017 में 16 में फिर पैनामा आता है, पैनामा के बाद इमरान खान साहब फिर आते हैं और उन्होंने बताया खुद एक इंटरव्यू में किस तरीके से उनसे रब्ता किया गया और फिर वो मामला अदालत में टेकअप हुआ, हालांकि पहले उनकी पिटीशन को फ्रिवलेस कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था। तो जत्थों के जरिए अदालतों पर दबाव डालना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव डालना। इमरान खान साहब जब अभी वज़ीर आज़म नहीं रहे उसके बाद उन्होंने क्या किया है अपनी तकारीर में, किस तरीके से मुख्तलिफ जजेस को टारगेट किया है, अदलिया को टारगेट किया है, अदालतों पर शदीद तनकीद की है। अभी वो इलेक्शन कमीशन के साथ क्या कर रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैरेटिव बनाकर, जलसों में, जत्थों के जरिए ये सारा का सारा काम तो 2014 से मदद के साथ इमरान खान साहब ने दोबारा से पाकिस्तान की सियासत में शुरू किया है और अदालत ने उन्हें बाकायदा तौर पर बहुत सारे मामलात में रिलीफ दिया है। एब्सकॉन्डर होकर वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे होते थे मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ और अदालत ने ये सारी की सारी बातें बर्दाश्त की हैं, जिसके नतीजे में हमारा मुल्क यहाँ खड़ा है जहाँ पर खड़ा है। आज अगर मौजूद जज साहिबान कह रहे हैं कि अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क का ये हाल है, तो अदम इस्तेहकाम की वजह है अदालती फैसले, जिसकी वजह से मुल्क यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ज़ाहिर है ज़मीर के मुताबिक तो नहीं फैसले होने चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए और जब आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए तो कंसिस्टेंसी के मुताबिक होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि जब आप पार्टी सदर के तौर पर नवाज शरीफ साहब को आपने डिस्क्वालीफाई करना हो तो आप उसमें बताएं कि पार्टी के सरबराह के पास पार्लिमानी पार्टी के फैसलों का इख्तियार होता है, जो कि नून लीग के आइन में भी लिखा हुआ है और तहरीक इंसाफ के आइन में भी लिखा हुआ है। मगर आज अगर ये कहा जा रहा है कि जी पार्लिमानी पार्टी के पास इख्तियार होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब है ना कि तहरीक इंसाफ का आइन भी मुस्तरद और नून लीग का आइन भी मुस्तरद और अदालत के जो माजी के फैसले हैं जिनमें उन्होंने पार्टी की सैंक्टिटी बताई और ये बताया कि पार्टी होती है जिसके नाम पर वोट लिया जाता है। तो पार्टी में कौन वोट लेता है? नून लीग में नवाज शरीफ साहब के नाम पर वोट मिलता है, तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के नाम पर वोट मिलता है। अगर अदालत ये एक नई नज़ीर कायम करती है कि जी पार्लिमानी पार्टी के पास इख्तियार होगा, तो फिर अपने माजी के फैसलों को कम से कम उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जिसके लिए उनसे इस्तदा भी की जा रही। जो समाअत में दलाइल दिए गए हैं और रिमार्क्स दिए गए जज साहिबान की तरफ से, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा है कि क्या फुल कोर्ट
की बात की जा रही है। 8 जजेस भी बैठकर फैसला कर सकते हैं नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि आप 8 जजेस के फैसले का हवाला दे रहे हैं तो 9 जजेस भी समाअत कर सकते हैं। मुनीर फारूक साहब से इस पर बात करेंगे। कुछ मिसालें भी दी हैं जस्टिस एजाजुल एहसन ने। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि आइन और जमहूरियत चलती रहे और 21वीं तरमीम का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि तवक्को नहीं थी कि असम्बली बहाल होने के बाद नई अपोजिशन वॉकआउट कर देगी और ये भी कहा उन्होंने कि अदालत ने नेक नियति से फैसला दिया था। इस से पहले बैरिस्टर सलाहुद्दीन के रिमार्क्स मुकम्मल हो गए थे, बैरिस्टर सलाहुद्दीन के दलाइल मुकम्मल हुए थे। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि किसी और को कोई बात करनी है। जब मज़ीद किसी ने कोई दलाइल देने की दरख्वास्त नहीं की तो फिर समाअत में वक्फा किया गया है। मुनीर फारूक साहब, अब इस वक्त जो आखिरी हिस्सा है जिस पर ये अभी समाअत में वक्फा हुआ, उससे पहले तो फिर कुछ कानूनी नुक्तों और दलाइल और जो अदालती फैसलों से बढ़कर भी मुल्की हालात पर भी जज साहिबान ने बात की है। क्या वो जज साहिबान ने बात ज़रूर की है और जब मुझे थोड़ी सी फिर भी हैरत होती है जब वो ये फरमा रहे हैं कि नेक नीति से फैसला दिया था जज साहिबान। मैं तो ये अज्यूम करता हूँ कि हमेशा एक तो वो ज़मीर की बात पहले डिसाइड हो चुकी होती है जब वो ओथ लेते हैं। नेक नीति भी मैं तो यही बिलीव करता हूँ कि जज साहिबान अपना काम पूरी नेक नीति से करते हैं, तो ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो आइन और कानून के मुताबिक कितना अच्छा होता है, इंटरप्रिटेशंस कितनी अच्छी की जाती हैं, फ़ैसले कितने अच्छे तहरीर किए जाते हैं, ये एक बात है। और फ़ैसला जब कोई आ जाता है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बनता है, फिर उस पर फेयर कॉमेंट हर कोई करता है। उसके अगर वो ठीक फ़ैसला है कानूनी नज़र में तो उसको सराहा जाएगा, अगर वो गलत फ़ैसला है या दुरुस्त नहीं है, आइन और कानून के टच स्टोन्स पर नहीं उतरता तो उस पर तनकीद भी की जाएगी। अब जो बात जिस जगह पर आकर नैरो डाउन कर दी है, अब अभी जिस तरह फवाद चौधरी साहब वैसे मतलब जिस तरह से एग्जैजरेशन के बगैर अगर वो बोलें तो बात उनके पास इतनी बचती नहीं है कहने के लिए। लेकिन जिस तरह वो कह रहे थे कि पार्टियों की सरबराहान की जो डिक्टेटरशिप है वो ख़त्म होनी चाहिए और पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार है और वो ये सब उसके पास इख्तियार होना चाहिए और वगैरह वगैरह, तो क्या वो ये इख्तियार अपनी ही पार्टी के पार्लिमानी, जब भी वो इक़्तिदार में पहले रहे हैं या अब हों, पार्लिमानी लीडर को देना चाहेंगे? क्या इमरान खान साहब ख़ुद को, मैंने पहले भी ये सवाल उठाया था, इतना हेल्पलेस और इतना टूथलेस पार्टी हेड तस्वुर करना चाहेंगे कभी भी? कभी नहीं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब 1 सेकंड का जो माइक्रो सेकंड है उसके लिए भी इतना वो ख़ुद को बेख्तियार नहीं करना चाहेंगे, इतने शॉर्ट अरसे के लिए भी। तो ये बात कहनी आसान है, लेकिन अब फैसला अदालत ने करना है। जो दलाइल अदालत के सामने दिए गए हैं, ख़ास तौर पर जो आखिर में चौधरी शुजात हुसैन साहब के वकील ने दिए हैं, उनकी अहमियत है। अब पार्टी हेड की कोई फ़ैसले की कोई अहमियत है या नहीं है? मेरे ख़्याल में तो है। जो और मैंने दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो अदालती फ़ैसले हैं उसके अंदर इसी अदालत ने लिखा हुआ है, 8 जजेस के उस बेंच का हिस्सा था जिस फैसले में लिखा गया कि पार्टी हेड की तो बहुत अहमियत होती है और वो बहुत अहम फ़ैसले करता है। तो अगर आज अदालत ये फरमा देती है कि नहीं जी उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है, तो पार्लिमानी पार्टी ने डिसाइड करना है, फेयर इनफ कर दें। फिर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर अपील है काइंडली उसकी भी सुनवाई कर लीजिए। और अगर इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट जी, इसी से मुतालिक एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहते हैं, उस पर भी ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। कुछ देर में आपके सामने वो सवाल रखेंगे। सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ शामिल इस नशियात में। साफ़ी साहब, सियासी सफ़ों में क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? सियासी सफ़ों में तो जाहिर है कि उसका इजहार कर दिया तमाम सियासी क़ुव्वतों ने। आज आपने देखा और उनका ये फैसला है कि हुकूमत का भी, हुकूमत में शामिल उसके तमाम इत्तेहादियों का भी, कि अब वो भी वही रवैया अपनाएंगे जो इमरान खान साहब ने अपनाया हुआ था। और हुकूमती सफ़ों में ये तासुर है कि शायद हमारे जो इदारे हैं वो प्रेशर लेते हैं इमरान खान के धमकियों की वजह से, उनके एहतजाज की वजह से और उनके ब्लैकमेलिंग की वजह से। तो अभी तो बहरहाल उनका भी ये फैसला है कि वो एग्रेसिव स्टांस लेंगे और उस एग्रेसिव स्टांस का पहला इजहार वो अब ये फुल कोर्ट पे इसरार की सूरत में उन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते या उनकी हुकूमत की राह में रुकावट खड़ी की जाती हैं तो आगे जाके फिर जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनका मौक़िफ़ और रवैया और इक़दाम वो भी सख्त से सख्त होते जाएंगे। ठीक,
बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। गुफ्तगू जारी है इस ट्रांसमिशन में और कुछ देर में इस बारे में अपडेट हासिल कर सकेंगे हम कि समात दोबारा कब शुरू होगी। समात में जो वक्फा किया गया उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर अपना मौक़िफ़ दिया है। हम शाजिब साहब से दोबारा बात करें, लेकिन मुनीब साहब मुख्तसर अगर आप बता सकें, चीफ जस्टिस ने कहा फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, क्या तब तक सब काम रोक दे? इस पर अगर आप थोड़ी हमारी रहनुमाई करें तो। जी मुझे दोबारा आपका सवाल समझ नहीं आया था। चीफ जस्टिस ने कहा है मुनीब साहब फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, क्या तब तक सब काम रोक दें? जी हाँ, बात यह है कि छुट्टियां चल रही हैं और अगर चीफ जस्टिस साहब ने यह फरमा दिया है तो फिर तो आप जहन में रखिएगा कि फुल कोर्ट तो अभी नहीं बन सकता और चीफ जस्टिस साहब मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता और ना ही लटकाए जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब इस मामले को नहीं लटकाएंगे। फुल कोर्ट की बात तो मेरे ख्याल में वंस एंड फॉर ऑल सेटल हो गई है कि वो अभी तो नहीं बन सकेगा। लार्जर बेंच 5 मेंबर्स का शायद बन जाए अगर चीफ जस्टिस साहब मुनासिब समझें, लेकिन अगर उन्होंने आज ही ये डिसाइड करना है और उसी एक नुक्ते के ऊपर डिसाइड करना है जो कि पिछले तकरीबन 8-10 घंटे से हम भी डिस्कस कर रहे हैं और अदालत में भी डिस्कस हो रहा है, तो फिर चीफ जस्टिस साहब आज उसका फैसला सुना देंगे इन मौजूद जज साहिबान के साथ। अगर वाकई वो समझते हैं कि नहीं ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें बकौल उनके मामलात हद से तजावुज़ कर गए हैं और इसमें एक जॉइंट जुडिशल एक्यूमेंट का आना बहुत ज़रूरी है, उसको डिस्प्ले करना बड़ा ज़रूरी है, फिर शायद वो इंतज़ार कर लें, लेकिन उसके चांसेस शायद 5% से ज़्यादा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अब ये मामला इतना डिले हो सकेगा। जी शाजिब साहब, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने आज ऐलान किया दीगर रहनुमाओं के साथ कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो फिर अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे, इससे पहले वो ये सवाल भी कर चुके हैं गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ पर ही बात करते हुए कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन चाहते हैं तो फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़ा क्यों नहीं गया, और अगर पंजाब असम्बली में उनको कामयाबी मिलती तो फिर उनकी हिकमत अमली क्या होगी, ये तो वाज़ेह नहीं है। तो अगर वो जिस असम्बली में उनके पास इख्तियार हासिल है, जहाँ पर उनकी हुकूमत कायम है, उस असम्बली को तहलील नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसको वो एक शक की निगाह से देख रहे थे कि वो भी इंतखाबात चाहते हैं या नहीं, जो तरीका हो सकता है इंतखाबात करवाने का पाकिस्तान में। देखिए, एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि अगर फौरी तौर पर जो कि लग भी रहा है अदालती कार्रवाई से कि परवेज़ इलाही साहब बहाल होते हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, तो इमरान खान साहब क्या ये फैसला करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब और जो खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान साहब की हुकूमत है वो फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करें और फिर इलेक्शन में जाएं और इस तरीके से वफाकी हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो भी अब इलेक्शन में जाए। ये एक दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि हो सकता है इस फैसले के नतीजे में परवेज़ इलाही साहब के पास टाइम कम हो। अगर अदालत ये फैसला देती है कि पार्लिमानी पार्टी का ही इख्तियार है, फिर तो शायद उनके पास टाइम ज़्यादा होगा, मगर अगर फैसला ये आता है कि पार्लिमानी पार्टी को जो डायरेक्शंस थी वो देर से मिली या उन्हें नहीं पता था पार्लिमानी मेंबरों को, क्योंकि मोनिस इलाही साहब आज गए अदालत तो उन्होंने कहा कि हमारे 9 मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं और उनमें से किसी को भी नहीं मिली थी पार्लिमानी डायरेक्शन। हालांकि चौधरी शिराज हुसैन साहब का ये कहना है कि 21 तारीख को अगर पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है तो 21 तारीख को ही मैंने जो मुख्तलिफ MPs हैं उनको ये हिदायत जारी की थी कि हमजा शहबाज को वोट देना है। तो अदालत किसकी बात को दुरुस्त मान के फैसला देती है? अगर वो पार्टी हेड के से सारी की सारी अथॉरिटी लेकर पार्लिमानी पार्टी को दे देती है, फिर तो परवेज़ इलाही साहब के पास टाइम होगा सर्वाइव करने का। अगर नहीं देती है और सिर्फ इस बुनियाद पर फैसला आता है कि जी पार्लिमानी पार्टी को नहीं हिदायत मिली थी चौधरी शिराज हुसैन साहब की, मगर पार्टी हेड का इख्तियार अपनी जगह पर कायम है, तो फिर परवेज़ इलाही साहब कैसे एग्जैक्टली सर्वाइव करेंगे? अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह देगा गवर्नर और उसके बाद चौधरी शिराज हुसैन साहब कह देंगे कि जी आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट नहीं देना है परवेज़ इलाही साहब को, तो इसलिए एक बड़ी शॉर्ट विंडो होगी डिपेंडिंग कि क्या अदालत फैसला दे रही है। अगर अदालत बिल्कुल पार्टी हेड का इख्तियार ले लेती है फिर तो ज़ाहिर एक बड़ी विंडो उनके पास होगी कि फैसला करें, वरना फौरी तौर पर क्या फैसला करेंगे, फिर अदालत बाद के फैसले क्या करेगी। कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसमें मुल्क के लिए हमें कोई इस्तेहकाम का ऑप्शन नजर आ रहा हो, चाहे हमजा शहबाज साहब सर्वाइव कर जाएं तब भी, नहीं करते तब भी कहीं कोई इस्तेहकाम नहीं आ रहा है। मैं बार बार कहूँगा कि सबकी जिम्मेदारी मुख्तलिफ तवातुर के साथ ऐसे अदालती फैसले हैं जिनकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से एक फैसला दूसरे से मुताबिकत नहीं रखता, इनकन्सिस्टेंट है, जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े। तो आपको लगता है कि हमजा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब के तौर पर हल्फ उठाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत जा चुका था और उस पर फैसला भी नहीं होता, समाअत मुलतवी की गई थी, लेकिन अपनी काबीना का ऐलान किया और उस काबीना ने हल्फ भी उठाया, तो ये भी हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से एक ऐसा कदम था जिससे वो अपनी बर्तरी का एक तासुर कायम करना चाहते थे या एक दबाव कायम करना चाहते थे इस सारी सूरत हाल में?
जी, तरीके साहब को ये एतराज़ है कि जी जब अदालत ने कह दिया आपसे कि आप एक ट्रस्टी हैं, थोड़े से टाइम के लिए आप वज़ीर आला हैं और अदालत का मंडे को फैसला होना है, तो इतनी जल्दी क्या थी? मेरा ख्याल है ये ऑप्टिक था। ये हालांकि उनका कहना यह है कि जो हुकूमत होती है वो क्योंकि काबीना के साथ होती है अदालती फैसले के तहत, तो वज़ीर आला बगैर काबीना के कैसे काम कर सकता है, कैसे कोई भी फैसला कर सकता है इतने बड़े सूबे का। मगर ये जितनी जल्दी दिखाई गई वो जाहिर है हर तरफ से एक पोलिटिकल मैसेजिंग है, तो वो पोलिटिकल मैसेजिंग दोनों तरफ से हमें नज़र आ रही है। आज इन्हें दबाव डालने का भी ख्याल आया है, जो PDM है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि यह हतमी फैसला है, मगर बॉयकॉट का मौका मेरा ख्याल है आज तो उन्हें मिलेगा नहीं, आज तो वो मौजूद है अदालत में और फैसला भी ऐसा लग रहा है कि आज ही आ जाएगा। तो आइंदा की क्या हिकमत अमली होगी? आइंदा अदालत में इस बेंच के आगे या अदालत के जो मुख्तलिफ बेंचेज हैं और मुख्तलिफ फैसले हैं उस पर क्या हिकमत अमली होगी? शायद बॉयकॉट का उस वक्त इन्हें फैसला करना पड़ेगा। आज तो अगर चीफ जस्टिस साहब फैसला दे देते हैं तो उसके बाद वो जो बॉयकॉट वाली बात है वो आज के जो केस की समाअत हो रही है उस पर तो मेरा ख्याल लागू नहीं हो पाएगी। तो मुनीब साहब, आप चूँकि माजी के केसेस को भी पढ़ते रहे हैं और उसके हवाले से आपने मिसालें भी अपनी गुफ्तगू में शामिल की हैं, जो इख्तियार दिया गया हमजा शहबाज को वज़ीर आला के तौर पर और जो इस्तिलाह इस्तेमाल की गई कि वो एक ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर काम करेंगे, इससे पहले आपके जहन में हो, आपकी यादाश्त में कि माजी में कभी इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई और ये इस्तेमाल की गई हो इस्तिलाह, और इस इस्तिलाह के ज़रिए से किसी को इख्तियार तफवीज़ किया गया हो ज़िम्मेदारी संभालने का? देखिए जी, एक पोजीशन है, आइनी पोजीशन है वज़ीर आला पंजाब की। ना ही आइन के अंदर कोई ट्रस्टी वज़ीर आला का कॉन्सेप्ट है। केयर टेकर भी उस सूरत में होता है, असेंबली तहलील हो जाए, इलेक्शन हो रहे हों तो वो और बात है। और जो 1 जुलाई वाला भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया था, बाय द वे जिस तरीके से वो समाअत कंडक्ट की गई, क्योंकि अब वो फैसला आ चुका है तो मैं कह सकता हूँ कि वो भी कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई कॉन्डक्ट नहीं है। जिस तरीके से पंचायती नौयत के फ़ैसले वो किए गए वो भी कोई दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं था। ऐसे फ़ैसले नहीं किए जाते, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। बहरहाल किए गए, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस वक्त भी जो अल्फाज अपनी तरफ से इस्तेमाल किए गए कि जी फाइड्यूशरी ड्यूटी है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो लॉ ऑफ ट्रस्ट की एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल की जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के अंदर कि आप उसे इस्तेमाल करें। इसी तरह ट्रस्टी वज़ीर आला का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, मैं ये बात मुतअद्दिद दफ़ा कह चुका हूँ कि हम एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन में रहते हैं, यहाँ अदालतों के अंदर भी कानून बन जाते हैं, जजमेंट लॉ भी होता है, लेकिन वो किसी तुक या तरीके का होना चाहिए। जो फैसले मौजूद अदालत की जानिब से आते हैं उनके अंदर वज़न होना चाहिए, उनकी कोई सैंक्टिटी होनी चाहिए, उनके अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए, पुराने फैसलों से मुताबिकत होने चाहिए। क्योंकि इन मौजूद जज साहिबान को, जो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं, इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जब बैठेंगे किसी एक मुकदमे की समाअत के लिए तो इन्हें उस मुकदमे के हवाले से, अब आर्टिकल 63 है तो आर्टिकल 63 के हवाले से वहाँ क्या डिस्कस हो रहा है, वहाँ पार्टी हेड डिस्कस हो रहा है, वहाँ पार्लिमानी पार्टी डिस्कस हो रहा है, तो इनको उसके हवाले से जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आम फैसले किए गए हैं, अब 8 मेंबर बेंच का अगर कहीं फैसला आया है तो वो आम फैसला होगा ना, वो कोई मामूली फैसला तो नहीं होगा। इसी तरह 5 मेंबर बेंच का अगर फैसला आया तो वो भी आम फैसला होगा। उसके अंदर जो तशरीहात की गई हैं, क्या इन्होंने वो जहन में रख के उसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस इनकन्सिस्टेंसी का जिक्र हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं वो मैंने और आपने तो क्रिएट नहीं की, वो तो अदालत के फैसलों से क्रिएट हुई हुई है। आज अगर अदालत ये फरमा देती है कि जी नहीं, बस जो हमने कह दिया लिटरल इंटरप्रिटेशन है कि पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार है, पार्टी हेड का कोई इख्तियार नहीं है, तो फिर बसद एहतराम आप लोगों को डिफेक्शन के लिए खुद अलाउ कर देंगे। वो क्या होगी? वो लीगलाइज्ड डिफेक्शन होगी। यानी पार्टी हेड कह देगा कि भाई नहीं, आपने मेरे मुताबिक चलना है, और पार्टी का हेड जिसके नाम पे वोट हुआ, जिसने टिकट दिए, जिसने सब कुछ किया, पार्लिमानी पार्टी के अंदर 50 बंदे कहेंगे नहीं जी हमने डिसाइड कर लिया है कि हम फलाने के वोट देंगे, और वो जो पार्टी का हेड है वो बैठा रहेगा, वो कहेगा भाई नाम मेरे पे वोट मिला, आपको टिकट्स आपको मैंने दी, सारी जो क्रिटिसिज्म है या सब कुछ है वो मैं ले रहा हूँ, आप मेरी टिकट के ऊपर इलेक्ट हुए हुए लोग हैं, मेरी वजह से आपको वोट मिला है, और आज आपने फैसला कर लिया कि आप वोट जिस मर्जी को देना चाहेंगे दे देंगे, क्योंकि आपको ये इख्तियार मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के हवाले से। अगर इस तरह की जूरिस्प्रूडेंस मौजूद अदालत उसका डिस्प्ले करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह, शौक से करें, वो भी अदालती तारीख का एक हिस्सा बन जाएगा, लेकिन फिर कुछ चीज़ों को करेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये भी फरमा दीजिए कि वो जो अपील है 25 डिसेंडेंट्स की, 25 उन लोगों की जो कि डी-सीट हो गए थे, उसको भी समाप्त कीजिए, बेशक उसको भी टर्न डाउन कर दीजिए, लेकिन रीजनिंग से कीजिए, आर्ग्यूमेंट से कीजिए, ऐसी दलील पेश कीजिए जिसको मुल्क के जो बड़े कानूनदान हैं, अभी कुछ देर पहले हामिद खान साहब बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के जो आइनी माहिरीन हैं उनका,
मैं बहुत एहतराम करता हूँ उनका, लेकिन जब अभी डिस्कशन आपसे हो रही थी, जब शाहजेब खानज़ादा उनसे सवाल कर रहे थे, मुझे उनके जो जवाबात थे वो बहुत ही बसद एहतराम, आई वॉज वेरी अनइम्प्रेस्ड विद हिज आंसर्स। ऐसे लीगल माइंड जो होते हैं वो जवाब नहीं देते, क्लैरिटी होनी चाहिए। इफ़ यू हैव अ स्टैंडिंग ऑफ 30-35 ईयर्स ऑफ लॉ प्रैक्टिस, तो फिर इस तरह के जवाब नहीं आते कि ये मफरूज़ों में बात हो रही, नहीं, इट्स ईदर दिस वे और दैट वे। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ क्या बात कह रहे हैं। जो उन्होंने फरमाया, जो जवाबात वो दे रहे थे कि देखिए यहाँ पर तो है, और वो जब वो 25 मेंबर की बात की गई तो उन्होंने कहा वो एक डिफरेंट मामला है। आज अली जफर साहब को जब कोर्ट किया गया उनके सामने, तो उन्होंने कहा नहीं उसकी बात ना करें, वो उसका ताल्लुक नहीं है। अरे भाई, मामला तो वही है 63A का। एक जगह पर पार्टी हेड का फैसला को तस्लीम करके 25 लोग फारग हुए हैं। आज आप कह रहे हैं 25 लोगों, आज ये 10 लोग हैं, इनके ऊपर पार्टी हेड के लेटर का कोई असर ही नहीं है। तो ये जो डायकॉटमी है ये कहाँ जाएगी? हवा में जाएगी। फिर ठीक है, कोई एक कहेगा बहुत अच्छा फैसला है, कोई दूसरा कहेगा नहीं जी बड़ा खुदा ना खास्ता ये बड़ा रिग्ड फैसला है जी, और बड़ी कोई मखसूस बेंच ने कर दिया है, और फिर ये तनकीद का सिलसिला रुकेगा नहीं। शाहजेब साहब, जो रिमार्क्स दिए गए हैं और गालिबन रिमार्क्स हैं मुख्तलिफ जज साहिबान के, उसमें उन्होंने भी कहा कि आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वज़ीर आला है। फिर हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। और आपको लगता है कि कई मौके पे ये मौका ये बात सामने आई और ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जहां चीफ जस्टिस या दीगर जज साहिबान ने इस्तफसार किया या सवाल पूछा, जिस तरह इस समात में वक्फा होने से पहले भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें ये ढूंढ कर दे दें, कहाँ लिखा है पार्टी सरबराह गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। माजी के फैसलों का हवाला और फिर जो 17 मई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका पैराग्राफ नंबर 2 और 3, यानी पैराग्राफ 2 का आखिरी हिस्सा और जो 3 है जिसकी इब्तदा में मुख्तलिफ वकला ने बात भी की, क्या आपको लगता है कि ऐसा मौका गंवाया भी गया है दिफा करने वाले वकला की जानिब से आज मौसर जवाब देने के लिए? देखिए, शुरू की समात में तो ये नज़र आया, जो हामिद मीर साहब भी बात कर रहे थे, मगर जब नवाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत से उनको डिस्क्वालीफाई किया तो वो तो नहीं थे ना, गैर मुंतखब ही थे, बल्कि ना सिर्फ गैर मुंतखब थे बल्कि डिस्क्वालीफाइड थे। तो अदालत ने उनको पार्टी सदारत से हटाने के लिए जो बहुत ही वजन दिया अपने आर्गूमेंट में, वो ये कह के थोड़ी दिया कि सिर्फ मुंतखब आदमी को ही पार्टी का सरबराह होना चाहिए तभी वो फैसले कर सकता है। उन्होंने, वो तो गैर मुंतखब ही थे, डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो अदालत ने यह कहा कि पार्टी सरबराह मरकजी और फैसला कुन शख्स होता है और उसका पार्लियामेंट और इंतखाबी अमल में अहम किरदार होता है। वो पार्लिमानी अमल से मुताल्लिक हिदायत देता है और उस पर असर अंदाज होता है। और अदालत ने फिर आइन के आर्टिकल 63 इलेक्शन एक्ट 2017 की कई शिकों और नून लीग के आइन को एक साथ पढ़ा जाए, उन्होंने ये भी कहा। तो फिर ना ही तहरीक इंसाफ के में लिखा हुआ है कि जो पार्टी का चेयरमैन है उसका इलेक्टेड होना लाजमी है, कि अगर वो इलेक्टेड होगा तभी वो जमात के फैसले करेगा, तभी वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले करेगा, ना नून लीग के आइन में लिखा हुआ है। और अदालत ने नून लीग के ही आइन से सहारा लिया जब उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटाया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तो फिर ये कैसे हो सकता है कि अब क्योंकि माजी में तो अदालत नहीं कहा कि अगर पार्टी का सरबराह मुंतखब ही होगा तभी उसकी पार्टी पर चलेगी, और पार्टी की सैंक्टिटी जो है और जो पार्टी के सरबराह के नाम पर वोट मिलता है, तो पार्टी के सरबराह की अहमियत सिर्फ उसी वक्त है और उसके नाम पर मिलने वाले वोट की अहमियत उसी वक्त है अगर वो खुद भी मुंतखब होगा। अदालत के माजी के फैसले तो ये नहीं कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत से हटाते हुए भी उन्होंने इस आर्गुमेंट को वेट दिया कि मुंतखब हो या ना हो उसके बाद इतना सारा इख्तियार होता है, इसलिए ऐसा शख्स जो 62-63 के तहत डिस्क्वालीफाई हुआ है उसको नहीं होना चाहिए पार्टी का सरबराह, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इस तरीके से हटाया था। तो कंसिस्टेंसी कहाँ ढूंढे अदालत के फैसले में? बहुत शुक्रिया। शाहजेब खानज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीर फारूक साहब मौजूद हैं, सलीम साफ़ी साहब से भी हम बात करेंगे। और इस वक्त अदालती समात में वक्फा है, ये तवक्को की जा सकती है कि कुछ देर में समात दोबारा शुरू होगी।